फेडरल बोर्ड जनरल साइंस क्लास 10 2019 का पास्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं और आज हम इसका सेक्शन सी सॉल्व करेंगे। तो सेक्शन सी के टोटल मार्क्स 24 हैं और यहाँ पे क्वेश्चंस कितने दिए हुए हैं? क्वेश्चंस टोटल 4 दिए हुए हैं। इनमें से 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन के मार्क्स इक्वल हैं, यानी 8 मार्क्स हैं। तो इस तरह ये टोटल मार्क्स 24 बनते हैं। तो क्योंकि हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए हम इसके सारे क्वेश्चंस को आज की वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 3 बनता है। इसका ए पार्ट क्या है? गिव द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स, यानी कि एंजाइम्स के जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में डिस्कस करना है। बी पार्ट क्या है? एक्सप्लेन इन डिटेल फैट सॉल्युबल विटामिन्स, फैट सॉल्युबल विटामिन्स को डिटेल से एक्सप्लेन करना है। तो इन दोनों पार्ट्स के लिए यानी इनके सॉल्यूशन के लिए हम आंसर शीट की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे हम आंसर शीट में सबसे टॉप पे लिखेंगे सेक्शन सी। यहाँ पे जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपने अटेम्प्ट करना है वो क्वेश्चन नंबर लिखना है और यहाँ पे वो पार्ट जो कि यहाँ पे अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है क्योंकि हम क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पे अटेम्प्ट कर रहे हैं। इसका फर्स्ट पार्ट क्या है? जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स के बारे में बताना है। तो एंजाइम्स के कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि एंजाइम्स स्पीड अप द केमिकल रिएक्शंस, एंजाइम्स जो हैं वो केमिकल रिएक्शंस को तेज करते हैं यानी उनकी स्पीड को तेज बनाते हैं। दे आर रिक्वायर्ड इन माइन्यूट अमाउंट्स, और इनकी जो ज़रूरत होती है वो बहुत कम मिकदार में होती है, यानी केमिकल रिएक्शंस में ये कम मिकदार में रिक्वायर होते हैं। दे आर हाईली स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, ये जो स्पीड अप करने का काम करते हैं उसमें ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं, यानी ख़ास एंजाइम्स ख़ास केमिकल रिएक्शंस के लिए होते हैं। दे आर अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, दे आर अफेक्टेड बाय पीएच, यानी इन पे किस चीज़ का असर होता है? टेम्परेचर, दर्जा हरारत का और पीएच का। सम कैटालाइज रिवर्सिबल रिएक्शंस, इनमें से कुछ होते हैं वो स्पीड अप करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस को। सम रिक्वायर को एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स को को एंजाइम्स की भी ज़रूरत होती है ताकि वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकें। इसके अलावा दे आर इनहिबिटेड बाय इनहिबिटर्स, तो इनकी जो एक्टिविटी है वो रुक सकती है कुछ ख़ास किस्म के सब्सटेंसेस से जिनको इनहिबिटर्स कहा जाता है। तो ये तो कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स थे जो कि यहाँ पे हमने डिस्कस किए। तो इस तरह से पार्ट ए कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट बी की तरफ मूव करते हैं। पार्ट बी क्या था? एक्सप्लेन इन डिटेल फैट सॉल्युबल विटामिन्स, फैट सॉल्युबल विटामिन्स के बारे में डिटेल से डिस्कस करना है। तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स कौन से विटामिन्स होते हैं? जो कि फैट में सॉल्युबल होते हैं। तो 4 फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं जो कि हमारी डाइट का यानी हमारी खुराक का हिस्सा हैं। तो कौन कौन से विटामिन्स फैट सॉल्युबल हैं? विटामिन ए, डी, ई एंड के, ये वाले जो विटामिन्स हैं, ये 4 विटामिन्स ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं। तो इनके बारे में हमने डिटेल से एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हम विटामिन ए के बारे में डिस्कस करते हैं। तो विटामिन ए क्या है? विटामिन ए प्ले अ की रोल, यानी कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट किरदार अदा करता है, बहुत अहम किरदार अदा करता है इन मेंटेनिंग योर विजन, यानी हमारी जो देखने की हिस्स है उसको बरकरार रखता है। विदाउट इट यू वुड गो ब्लाइंड, यानी अगर विटामिन ए की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाए तो बंदा ब्लाइंड यानी अंधा भी हो सकता है। तो रोल एंड फंक्शन ऑफ विटामिन ए पढ़ लेते हैं, यानी इसका जो मेन रोल है वो विजन में है। तो इसके अलावा इसके कुछ रोल देख लेते हैं या फंक्शंस देख लेते हैं। विटामिन ए इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द लाइट सेंसिंग सेल्स इन द आईज, विटामिन ए इज एसेंशियल, विटामिन ए जरूरी है फॉर मेंटेनिंग बरकरार रखने में लाइट सेंसिंग सेल्स इन द आईज, हमारी आंखों में खास किस्म के सेल्स या खुलियात होते हैं जो कि लाइट को या रोशनी को सेंस करने के लिए, महसूस करने के लिए होते हैं। तो इन सेल्स की मेंटेनेंस में विटामिन ए का बहुत रोल है। इसके अलावा विटामिन ए इज नेसेसरी फॉर सेल ग्रोथ, सेल्स की ग्रोथ के लिए, नशोनुमा के लिए विटामिन ए ज़रूरी है। डेफिशिएंसी में स्लो और प्रिवेंट ग्रोथ इन चिल्ड्रन, और अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए चिल्ड्रन में तो उनकी जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है या रुक जाती है। इट इज़ ऑल्सो वाइटल फॉर हेयर ग्रोथ, ये
बालों की नशोनुमा के लिए भी ज़रूरी है। डेफिशिएंसी लीड टू एलोपेशिया और हेयर लॉस, तो इसकी डेफिशिएंसी से हेयर लॉस की कंडीशन हो जाती है या एलोपेशिया की बीमारी हो जाती है, जिसमें कि सर के कुछ हिस्सों से बाल गायब हो जाते हैं यानी ख़त्म हो जाते हैं। और अब हम विटामिन ए के डाइटरी सोर्सेज की बात करते हैं कि जो हम खुराक खाते हैं उनमें से कौन कौन सी हम जो फूड आइटम्स हैं वो लेंगे तो विटामिन ए मिलेगा। द मेन नेचुरल फूड सोर्सेज आर लिवर, यानी जो गाय का लिवर वगैरह होता है जिसे जिगर कहते हैं लिवर को, तो गाय का लिवर बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन ए का। इसके अलावा फिश लिवर ऑयल एंड बटर, फिश के लिवर से जो ऑयल निकलता है, इसके अलावा मक्खन भी विटामिन ए का बहुत अच्छा सोर्स है। तो अगर हमारी डाइट में विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा? ब्लाइंडनेस यानी देखने की हिस्स खत्म हो जाएगी, हेयर लॉस, बालों का गिरना, पुअर इम्यून फंक्शन, और जो हमारा दिफाई निज़ाम है वो कमज़ोर हो जाता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से। तो ये तो था एक फैट सॉल्युबल विटामिन जो कि विटामिन ए था। अब हम विटामिन डी को डिस्कस करते हैं। विटामिन डी इट इज प्रोड्यूस्ड बाय योर स्किन व्हेन इट्स एक्सपोज टू सनलाइट, यानी जब हम सूरज की रोशनी में जाते हैं तो नेचुरली हमारी जो जिल्द होती है वो विटामिन डी को सिंथेसाइज करती है या प्रोड्यूस करती है। रोल एंड फंक्शन ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी का फंक्शन क्या है, इसका रोल क्या है, यानी ये क्या किरदार अदा करता है। बोन मेंटेनेंस, तो ये हमारी हड्डियों की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है विटामिन डी। विटामिन डी रेगुलेट्स, विटामिन डी बाकायदा बनाता है द सर्कुलेटिंग लेवल्स ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस, कैल्शियम और फास्फोरस की सर्कुलेशन को बाकायदा बनाता है। विच आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनरल्स फॉर बोन ग्रोथ, जो कि हमारी हड्डियों की नशोनुमा के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे खास मिनरल्स हैं। एंड मेंटेनेंस, और हड्डियों की मेंटेनेंस में भी, यानी हड्डियों की जो हेल्थ होती है उसको बरकरार रखने में भी कैल्शियम और फास्फोरस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा इट प्रोमोट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ दीज मिनरल्स फ्रॉम द डाइट, तो विटामिन डी का क्या रोल है? विटामिन डी जो है वो इन मिनरल्स को यानी कैल्शियम और फास्फोरस को, जो कि हमारी खुराक में से कुछ आइटम्स हैं उनका हिस्सा है, तो उनकी एब्जॉर्प्शन यानी कि वो हमारी जिस्म में अच्छे तरीके से जज्ब हो जाते हैं अगर हमारी बॉडी में विटामिन डी सही मिकदार में मौजूद हो। इसके अलावा इसका क्या फंक्शन है? इम्यून सिस्टम रेगुलेशन, यानी जो हमारा दिफाई निज़ाम है उसको रेगुलेट करता है, उसको बाकायदा बनाता है। इट आल्सो रेगुलेट्स एंड स्ट्रेंथन्स, ये बाकायदा बनाता है और मजबूत बनाता है इम्यून सिस्टम फंक्शन, दिफाई निज़ाम के जो काम होते हैं उनको। तो विटामिन डी के सोर्सेज या जराए क्या हैं? योर बॉडी कैन प्रोड्यूस ऑल द विटामिन डी इट नीड्स, यानी हमारी बॉडी नेचुरली विटामिन डी को प्रोड्यूस कर सकती है जब हम सूरज की रोशनी में जाते हैं, एज लॉन्ग एज यू रेगुलरली एक्सपोज लार्ज पार्ट्स ऑफ योर स्किन टू सनलाइट, जितने टाइम तक हम एक्सपोज करते हैं यानी जाहिर करते हैं अपनी बॉडी के हिस्सों को सनलाइट में, सूरज की रोशनी में। और अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा? द डेफिशिएंसी लीड टू सॉफ्ट बोन्स, इससे हड्डियां नरम हो जाती हैं, वीक मसल्स, पट्टे कमजोर हो जाते हैं, एंड एन इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ बोन फ्रैक्चर्स, और बोन के या हड्डियों के टूटने का जो रिस्क होता है, जो खतरा होता है, वो ज्यादा हो जाता है। तो इस कंडीशन को, इस सूरत हाल को ऑस्टियोमलेशिया कहा जाता है एडल्ट्स में, यानी जो बालिग अफराद होते हैं, जो जवान अफराद होते हैं उनमें ऑस्टियोमलेशिया, और रिकेट्स कहते हैं चिल्ड्रन में, यानी विटामिन डी की कमी हो जाए बच्चों में तो उसको रिकेट्स कहा जाता है। तो यहाँ पे विटामिन डी का पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम एक और फैट सॉल्युबल विटामिन की तरफ मूव करते हैं जो कि विटामिन ई है। एज अ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ई प्रोटेक्ट्स योर सेल्स, यानी विटामिन ई हमारे सेल्स को बचाती है अगेंस्ट प्री मेच्योर एजिंग, वक्त से पहले एजिंग के प्रोसेस को के होने से बचाती है, एंड डैमेज बाय फ्री रेडिकल्स, और जो फ्री रेडिकल्स होते हैं जो सेल को नुकसान पहुंचा सकते हैं उससे भी विटामिन ई बचाता है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? वो सब्सटेंसेस जो कि ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को रोकते हैं। जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है वो फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करता है, और जब फ्री रेडिकल्स अगर सेल में प्रोड्यूस हो जाएं तो ये सेल के लिए नुकसानदेह होते हैं। तो इस तरह से विटामिन ई जो है वो
सेल्स को प्रोटेक्ट करने का या सेल्स की हिफाजत करने का काम करता है। रोल एंड फंक्शन देख लेते हैं। विटामिन ईज यानी विटामिन ई का जो मेन रोल है, जो किरदार है, वो है एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करना, प्रोटेक्टिंग फैटी एसिड्स इन योर सेल मेम्ब्रेन। हमारी जो सेल की मेम्ब्रेन्स होती हैं, जो लेयर होती है, जो आउटर लेयर होती है, उसके अंदर जो फैटी एसिड्स होते हैं उनको हिफाजत करना फ्रॉम फ्री रेडिकल्स से, यानी फ्री रेडिकल्स जो हैं वो फैटी एसिड्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और फैटी एसिड सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा है और सेल मेम्ब्रेन क्या करते हैं, सेल की प्रोटेक्शन का काम। तो इस तरह से अगर हम देखें तो विटामिन ई जो है वो बेसिकली सेल्स की प्रोटेक्शन का काम करते हैं। तो डाइटरी सोर्सेज कौन से हैं, यानी खुराक में क्या क्या चीजें खाएं तो विटामिन ई मिल सकता है। द रिचेस्ट डाइटरी सोर्सेज ऑफ विटामिन ई इंक्लूड, यानी सबसे ज्यादा जो रिच सोर्स हैं जो ज्यादा विटामिन ई दे सकते हैं, उनमें वेजिटेबल ऑयल्स हैं, सीड्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के जो हम बीज खाने में इस्तेमाल करते हैं, और नट्स जो खुश्क मेवाजात यूज करते हैं वो विटामिन ई का सोर्स हैं। तो विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा, सिम्टम्स ऑफ विटामिन ई डेफिशिएंसी इंक्लूड मसल वीकनेस, इससे पट्टे कमजोर हो जाते हैं, वीएन प्रॉब्लम्स यानी देखने में मसाइल हो सकते हैं, और पुअर इम्यून फंक्शन, और हमारा जो दिफाई निज़ाम है वो पुअर हो सकता है, यानी वो वीक हो सकता है। तो विटामिन ई यहाँ पे आके कंप्लीट होता है। एक और फैट सॉल्युबल विटामिन देखते हैं जो कि है विटामिन के। विटामिन के प्लेज अ की रोल इन ब्लड क्लॉटिंग, यानी जो खून के जमने का अमल है उसमें विटामिन के बहुत इंपॉर्टेंट रोल या अपना किरदार अदा करता है। रोल एंड फंक्शन ऑफ विटामिन के, तो इसका फंक्शन क्या है, विटामिन के का फंक्शन क्या है। द बॉडी नीड्स विटामिन के, हमारी बॉडी को विटामिन के की ज़रूरत होती है। क्या चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए, क्या बनाने के लिए, प्रोथ्रोम्बिन बनाने के लिए। प्रोथ्रोम्बिन क्या है, अ प्रोटीन दैट प्लेज क्रूशल रोल, जो बहुत अहम किरदार अदा करती है ब्लड क्लॉटिंग में, यानी खून के जमने के प्रोसेस में, बोन मेटाबॉलिज्म, बोन्स की ग्रोथ में, और हार्ट हेल्थ यानी जो दिल की हेल्थ होती है, उसकी सेहत होती है, उसमें विटामिन के बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो डाइटरी सोर्सेज क्या हैं, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, जो सब्ज पत्तों वाली सब्जियां होती हैं वो विटामिन के का रिच सोर्स हैं। विटामिन के की डेफिशिएंसी से क्या होगा, यानी डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी। तो विटामिन के अगर ना हो, योर ब्लड वुडंट क्लॉट, तो हमारा खून जमेगा नहीं। एंड इवन अ स्मॉल वाउंड, तो छोटे से छोटा जो जख्म होगा, कुड कॉज अनस्टॉपेबल ब्लीडिंग, तो उस जख्म से जो है वो अनस्टॉपेबल ना रुकने वाली ब्लीडिंग या खून बहने का अमल जारी रहेगा, जो कि ह्यूमन के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। तो इसलिए विटामिन के जो है वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो यहाँ पे आके पार्ट बी यानी फैट सॉल्युबल विटामिन्स का पार्ट कंप्लीट होता है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट और बी पार्ट सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द मैकेनाइजेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के एग्रीकल्चर या ज़राई सेक्टर में या ज़रात के शोबे में मैकेनाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो हम दोबारा से अपनी आंसर शीट की तरफ मूव करते हैं। तो हम आंसर की तरफ मूव करते हैं। मैकेनाइजेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर क्या है, टिल रिसेंटली यानी अभी तक फार्मिंग इन पाकिस्तान वाज लेबर इंटेंसिव। तो पाकिस्तान में जो काश्तकारी का काम था वो बहुत ज्यादा लेबर इंटेंसिव था, बहुत ज्यादा मेहनत तलब काम था, डिपेंडिंग मेनली अपॉन मसल पावर, जिसको अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो ये डिपेंड कर रहा था, इन्हिसार कर रहा था ज्यादातर मसल पावर पे, यानी जो किसान थे उनकी मसल पावर पे उनकी बहुत ज्यादा मेहनत शामिल होती थी। हाउ एवर ताहम सिंस लास्ट फ्यू डेकेड्स, पिछले कुछ सालों में प्रोडक्शन ट्रेंड्स हैव इमर्ज्ड इन एग्रीकल्चर। ट्रेंड कहते हैं रिवाज को, प्रोडक्शन कहते हैं पैदावार को, यानी जो पैदा करने की या जो पैदावारी ट्रेंड था, हैव इमर्ज्ड इन एग्रीकल्चर, तो वो ज़रात के शोबे में इमर्ज हुआ, उभरा ज़रात के शोबे में। दिस मीन्स दैट नाउ द क्रॉप्स आर नॉट ग्रोन ओनली फॉर सब्सटेंटिव लिविंग। सब्सटेंटिव कहते हैं इम्पोर्टेंट को, यानी अब जो फसलें हैं वो सिर्फ ये नहीं कि रहने के लिए या जिंदा रहने के लिए इम्पोर्टेंट हैं, बट ऑल्सो फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट सेल,
लेकिन अब इसका मकसद क्या है, यानी ज़राअत का मकसद क्या है या क्रॉप प्रोडक्शन का मकसद क्या है? एक्सपोर्ट सेल यानी बाहर के ममालिक को बेचना अपनी पैदावार, एंड अर्निंग मनी और पैसा कमाना। मैकेनाइज्ड फार्मिंग यानी अब जो टेक्नोलॉजी की मदद से, जिसे मैकेनाइज्ड फार्मिंग कहा जाता है, जो काश्तकारी होती है, इज गेटिंग पॉपुलर, वो मशहूर होती जा रही है। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन मोर क्रॉप यील्ड, ज़्यादा से ज़्यादा फसलों की पैदावार हासिल करने के लिए। इरिगेशन बाय ट्यूब वेल्स की मदद से आबपाशी करना। प्लोइंग एंड टिलिंग, जमीन की खेती बाड़ी करना। इसके अलावा जो जमीन की खुदाई होती है ऑफ लैंड बाय ट्रैक्टर की मदद से। एंड द यूज ऑफ हार्वेस्टर एंड थ्रेशर्स, यानी हार्वेस्टर्स कौन सी मशीन होती हैं जो फसलों की कटाई का काम करती हैं ऑटोमेटिकली, और थ्रेशर्स जो होते हैं वो दानों को फसल से या पौधे से अलग करती हैं। तो ये जो सिस्टम है ये क्या है? मैकेनाइज्ड फार्मिंग के सिस्टम्स हैं। आर कॉमन प्रैक्टिस दीज डे, इन दिनों में सब ज़्यादा से ज़्यादा ये तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटीज आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। मैनी डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटीज यानी ऐसी क्रॉप्स जो कि मुख्तलिफ बीमारियों के खिलाफ मुदाफ़ियत या रेजिस्टेंस रखती हैं, हैव बीन प्रोड्यूस्ड, वो प्रोड्यूस की गई हैं, बनाई गई हैं थ्रू रिसर्च इन एग्रीकल्चर, ज़राअत के शोबे में रिसर्च करने के बाद। यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, कीमियाई खादें इस्तेमाल करके, एंड इंसेक्टिसाइड्स और कीड़ेमार अद्वियात इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा फसलों को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। और ये जो मेथड्स हैं ये पॉपुलर हो रहे हैं, मशहूर हो रहे हैं अमंग फार्मर्स, किसानों के दरमियान। ऑल दीज ट्रेंड्स, ये तमाम जो तरीके हैं, हैव रिजल्टेड इन इंक्रीज्ड क्रॉप प्रोडक्शन, इस वजह से फसलों की पैदावार बहुत ज़्यादा हो गई है। लीडिंग टू बेटरमेंट, जिसकी वजह से बेहतरी आ रही है, बेटरमेंट इन इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ ऑफ आर पीपल, जो कि हमारे लोगों की इक्तसादी और मुआशरती ज़िंदगी के में बेहतरी लेके आ रही है। अब इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्या हैं, यानी जो मॉडर्न फार्मिंग है या एग्रीकल्चर में जो तरक्की है उसके कुछ इन्वायरमेंट के कंसर्न्स भी हैं या मसाइल हैं। ऑन द अदर हैंड सम इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, कुछ माहौलियाती मसाइल हैं, हैव आल्सो सरफेस्ड, यानी वो भी राइज हुए हैं या वो भी उभरे हैं एज ए कंसिक्वेंस, नतीजे के तौर पे ऑफ दीज डेवलपमेंट इन, ये जो तरक्की हुई है एग्रीकल्चरल सेक्टर में, तो कुछ जो हैं वो मसाइल भी पैदा हुए हैं। कैनाल्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नहरें जो होती हैं आर ऑफन अक्सर नॉट लाइंड विद ब्रिक्स, तो उनके जो सतह होती है वो लाइंड, यानी उन पे ब्रिक्स, ईंटें नहीं लगाई जाती। एंड सो वाटर सीप्स डाउन फ्रॉम देम, तो इसलिए वहां से पानी बहता रहता है। दिस रिजल्ट इन राइजिंग वाटर टेबल, इस वजह से कैनाल से पानी इर्द गिर्द बहते बहते इस वजह से क्या होता है कि जो पानी होता है वो लीक करता है। सीप का मतलब लीक करना, और वो क्या करता है, वो ज़मीन के अंदर जो वाटर टेबल, जो पानी की सतह होती है, उसको ज़्यादा कर देती है। कंसिक्वेंटली इसका नतीजा क्या होता है कि जो इरिगेटेड एरियाज होते हैं, जो सैराब किए हुए इलाके होते हैं, आर बिकमिंग विक्टिम टू द ट्विन मैनिक ऑफ वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी। विक्टिम, निशाना बन जाते हैं। ट्विन मैनिक यानी कि दो मसाइल होते हैं। मैनिक बहुत ज़्यादा खतरा पैदा हो जाता है वाटर लॉगिंग का, यानी वो इलाका जो है वो जगह जो होती है वो सेम ज़्यादा हो जाती है, पानी बहुत ज़्यादा वहाँ पे रुका रहता है। एंड सैलिनिटी, और वहाँ पे नमक की मिकदार या खारापन बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो कि फसलों को नुकसान पहुँचा सकता है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम, इस मसले के नतीजे में लार्ज एरिया ऑफ फर्टाइल लैंड, जो जरखेज ज़मीन होती है उसका बहुत बड़ा जो एरिया होता है, हैज़ बीन रेंडर्ड अनफिट, तो वो अनफिट कहलाता है या गैर मौजू कहलाता है एग्रीकल्चर ज़राअत के लिए। इंसेक्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन, कीड़ेमार अद्वियात और जो खादें होती हैं एप्लीकेशन, उसका जो इस्तेमाल होता है, इज़ एडिंग टू द इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, तो माहौलियाती आलूदगी का बायस बनता है। द नंबर ऑफ इंसेक्ट्स दैट हैव बिकम रेजिस्टेंट टू इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड हैज़ इंक्रीज्ड, और वो इंसेक्ट्स, वो कीड़े मकोड़े जो कि रेजिस्टेंट हो जाते हैं, यानी उनमें मुदाफ़ियत आ जाती है मुख्तलिफ किस्म की कीड़े मार अद्वियात और पेस्टिसाइड्स भी वो अद्वियात होती हैं जो मुख्तलिफ किस्म के जो हार्मफुल एनिमल्स और प्लांट्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इन अद्वियात के खिलाफ इनमें मुज़ाहिमत आ जाती है, फिर इन पे इन दवाओं का असर नहीं होता। तो इस तरह से जो रेजिस्टेंट इंसेक्ट्स हैं वो भी, उसका नंबर भी ज़्यादा हो रहा है। कल्टीवेशन ऑफ द सेम क्रॉप ईयर आफ्टर ईयर हैज़ लेड टू डिक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, यानी एक ही जैसी जो क्रॉप फसल होती है उसको कल्टीवेट करना, उसको बार बार
उगाना जो है उस वजह से जो है ज़मीन की ज़रखेज़ी में कमी आ जाती है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर यानी जो मजबूत या पायदार जो ज़रात है विच इनकॉर्पोरेट रोटेशन ऑफ क्रॉप्स, तो इसमें क्या होता है, शामिल होती है रोटेशन ऑफ क्रॉप्स, यानी कि एक क्रॉप लगाई जाती है उसके बाद एक और टाइप की क्रॉप लगाई जाती है। इस वजह से सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो कम नहीं होती। कंजर्वेशन ऑफ सॉइल एंड लैंड, ज़मीन को कंजर्व करना यानी महफूज करना, एंड मिनिमम यूज ऑफ फर्टिलाइजर और कम से कम खाद इस्तेमाल करना इज द नीड ऑफ द डे, आज के दिन की जरूरत है। तो यहाँ पे आके ये वाला पार्ट या ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और ये क्वेश्चन कौन सा था, ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4, सेक्शन सी का क्वेश्चन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के ऊपर एक डिटेल, एक तफसीली नोट लिखना है। तो ट्रांसफार्मर क्या होता है, वो वाला डिवाइस, वो आला विच इज यूज जो कि इस्तेमाल होता है टू इंक्रीज और डिक्रीज एसी वोल्टेज, जो कि एसी वोल्टेज या अल्टरनेटिव करंट वोल्टेज को कम या ज्यादा करता है, उसको ट्रांसफार्मर कहते हैं। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन ये किस प्रिंसिपल पे, किस असूल पे काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन के असूल पे। तो ट्रांसफार्मर की वर्किंग क्या है, ए ट्रांसफार्मर हैज 2 कॉइल्स, इसमें दो कॉइल्स लगी होती हैं। कॉइल क्या होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जो कि इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड होता है फ्रॉम ईच अदर, यानी एक दूसरे से इंसुलेटेड का मतलब होता है प्रोटेक्टेड होता है, एक दूसरे से इन कॉइल्स को खतरा नहीं होता कि करंट या इलेक्ट्रिसिटी से एक दूसरे को ये कॉइल्स नुकसान नहीं पहुंचाती, बट वाउंड अराउंड द सेम आयरन कोर। लेकिन जो आयरन का जो रॉड सा होता है उसका वो एक ही होता है, ये कॉइल्स दो मुख्तलिफ होती हैं जो इसके इर्द गिर्द लिपटी हुई होती हैं। वन कॉइल इज कॉल्ड प्राइमरी कॉइल, एक को प्राइमरी कॉइल कहते हैं और दूसरी को सेकेंडरी। नंबर ऑफ टर्न्स ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय NP एंड NS, यानी नंबर ऑफ कॉइल्स को प्राइमरी को P से शो करते हैं और N नंबर है, NS का मतलब है सेकेंडरी कॉइल का नंबर। When the primary coil is connected to a source of AC voltage, जब प्राइमरी जो कॉइल है उसको AC वोल्टेज के सोर्स से कनेक्ट किया जाता है, जोड़ा जाता है, द चेंजिंग करंट क्रिएट्स अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे जैसे करंट चेंज होता है मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, विच इज कैरिड थ्रू द कोर टू द सेकेंडरी कॉइल, जो कि जाता है सेकेंडरी कॉइल तक। द सेकेंडरी कॉइल में क्या होता है, चेंजिंग फील्ड इंड्यूसेस अ वेरिइंग अल्टरनेटिंग EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सेकेंडरी कॉइल में क्या होता है, जब फील्ड चेंज होती है तो EMF प्रोड्यूस होता है। द EMF इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल, यानी कि जो EMF जो सेकेंडरी कॉइल में बनता है, कॉल्ड द सेकेंडरी वोल्टेज, इसको सेकेंडरी वोल्टेज या VS कहते हैं, इज प्रोपोर्शनल टू द प्राइमरी वोल्टेज। तो ये VP यानी प्राइमरी वोल्टेज के प्रोपोर्शनल है। द सेकेंडरी वोल्टेज ऑल्सो डिपेंड अपॉन, प्रोपोर्शनल यानी ये डिपेंड करता है प्राइमरी वोल्टेज पे। द सेकेंडरी वोल्टेज ऑल्सो डिपेंड ऑन द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन सेकेंडरी कॉइल। जो सेकेंडरी कॉइल की जो टर्न्स होती हैं, टर्न्स यानी ये जो इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं प्राइमरी कॉइल के टर्न पे। तो इसको शो किया जाता है इस इक्वेशन से, VS/VP इज इक्वल टू NS/NP। तो ये जो इक्वेशन है ये VS और VP यानी वोल्टेज और नंबर ऑफ कॉइल्स के दरमियान रिलेशनशिप को शो करती है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर कौन सा होता है, इफ द सेकेंडरी वोल्टेज इज लार्जर देन प्राइमरी वोल्टेज। अगर सेकेंडरी वोल्टेज प्राइमरी वोल्टेज के मुकाबले में ज्यादा हो तो इस ट्रांसफार्मर को स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो ये जो फिगर है ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर को शो कर रही है, जिसमें सेकेंडरी वोल्टेज जो है वो प्राइमरी के मुकाबले में ज्यादा है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कौन सा है, जिसमें सेकेंडरी वोल्टेज प्राइमरी वोल्टेज के मुकाबले में कम होता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो प्राइमरी वोल्टेज ज्यादा है, सेकेंडरी वोल्टेज कम है। और पावर फार्मूला क्या है, इन एन आइडियल ट्रांसफार्मर, एक जो आइडियल बिल्कुल परफेक्ट ट्रांसफार्मर होता है, द इलेक्ट्रिकल पावर डिलीवर्ड टू द सेकेंडरी सर्किट की तरफ जो इलेक्ट्रिकल पावर जाती है इज इक्वल टू द पावर सप्लाइड टू द प्राइमरी सर्किट। तो वो उतनी ही होती है जितनी प्राइमरी सर्किट में जाती है। तो एन आइडियल ट्रांसफार्मर डिसिपेट नो पावर इटसेल्फ। तो ये जो है डेसिपेट का मतलब होता है ख़त्म करना, ये खुद ब खुद पावर को ख़त्म नहीं करती। और इस तरह के ट्रांसफार्मर के लिए PP यानी पावर सप्लाइड बाय जो प्राइमरी सर्किट होता है इज इक्वल टू PS, और VP IP V वोल्टेज I करंट ये प्राइमरी सर्किट का है, और ये इज इक्वल टू VS IS ये सेकेंडरी सर्किट के लिए है। तो यहाँ पे आके क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डज एनर्जी बिल्ड अप इन लेजर। लेजर में एनर्जी कैसे बिल्ड अप करती है। तो आंसर शीट की तरफ मूव करते हैं।
तो लेजर क्या है? लेजर इज द एक्रोनिम, यानी ये मुखफ़फ़ है या एब्रिविएशन है फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन। L फॉर लाइट, A फॉर एम्प्लीफिकेशन, बाय स्टिमुलेटेड, S फॉर स्टिमुलेटेड, E फॉर इमिशन और R फॉर रेडिएशन, यानी लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो लेज़र का पर्पस क्या होता है यूज़ का? एज द नेम इंडिकेट, जैसा कि नाम जाहिर कर रहा है, लेज़र्स को इस्तेमाल किया जाता है इंटेंस, बहुत ज़्यादा, मोनोक्रोमेटिक, एक जैसे कलर की एंड यूनी डायरेक्शनल और एक ही डायरेक्शन की कोहेरेंट बीम ऑफ विजिबल लाइट। कोहेरेंट यानी एक जैसा जो बीम बनता है लाइट का, तो ये उसको प्रोड्यूस करने के लिए लेजर इस्तेमाल किया जाता है। टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ लेजर, लेजर कैसे काम करता है इसको समझने के लिए, सच एज जैसा कि स्टिमुलेटेड इमिशन एंड पॉपुलेशन इन्वर्जन मस्ट बी अंडरस्टूड, यानी स्टिमुलेटेड इमिशन और पॉपुलेशन इन्वर्जन को समझना जरूरी है। तो स्टेप्स क्या हैं ऑफ स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड इमिशन के? कंसिडर अ सैंपल ऑफ फ्री एटम्स ऑफ विच आर इन द ग्राउंड स्टेट, यानी कि जो कि अपनी लोएस्ट एनर्जी स्टेट में है विद एनर्जी E1, जिनकी एनर्जी E1 है, और कुछ जो हैं उनकी एनर्जी जो है वो हाई है, यानी एक्साइटेड स्टेट में है E2 की फॉर्म में। तो नीचे फिगर्स भी हैं जो कि हम बाद में देखेंगे। द फोटॉन्स ऑफ एनर्जी HF इज इक्वल टू E2 माइनस E1, ये फॉर्मूला है। फोटॉन्स ऑफ एनर्जी का और इंसिडेंट ऑन द सैंपल, यानी कि वो सैंपल पे एनर्जी फोटॉन्स जो हैं वो डाले जाते हैं। दीज इंसिडेंट फोटॉन्स कैन इंटरेक्ट विद एटम्स इन टू डिफरेंट वेज। तो ये जो फोटॉन्स हैं यानी छोटे छोटे जो एनर्जी पार्टिकल्स हैं, कैन इंटरेक्ट, वो इंटरेक्ट कर सकते हैं एटम्स के साथ दो तरीकों से। एक तरीका क्या है? द इंसिडेंट फोटॉन इज एब्जॉर्ब बाय एटम, ये फोटॉन जो है वो एटम इन्हें एब्जॉर्ब या जज्ब कर लेते हैं इन द ग्राउंड स्टेट E1 स्टेट में, देयर बाय लीविंग द एटम इन एक्साइटेड स्टेट E2, जिसकी वजह से ये एटम जो है एब्जॉर्प्शन के बाद E2 स्टेट में चले जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्टिमुलेटेड और इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन। इस प्रोसेस को स्टिमुलेटेड या इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस कहा जाता है। जब ये एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं तो टू थिंग्स कैन हैपन टू द एटम, एटम के साथ दो मामलात या दो काम हो सकते हैं। नंबर 1, इट में डिके बाय स्पॉन्टेनियस इमिशन एज शोन इन फिगर बी। तो फिगर बी को भी हम लास्ट में जो है वो ड्रॉ करके दिखाएंगे। इट में डिके, ये डिके कर सकता है, टूट फूट सकता है। कैसे? जब ये इमिट करेगा, जब ये निकालेगा फोटॉन्स ऑफ एनर्जी HF इज इक्वल टू E2 माइनस E1 इन एन आर्बिट्री डायरेक्शन। आर्बिट्री यानी रैंडम, किसी भी डायरेक्शन में जब ये रिलीज करेगा। दूसरा मेथड क्या है? द अदर अल्टरनेटिव फॉर्म, यानी जो मुतबादल तरीका है फॉर द एटम, एटम के लिए वो ये कि एक्साइटेड स्टेट इज टू डिके। E2 में ये क्या करेगा? डिके करेगा बाय स्टिमुलेटेड और इंड्यूस्ड इमिशन एज शोन इन फिगर C। इन दिस केस इंसिडेंट फोटोन ऑफ एनर्जी HF इज इक्वल टू E2 माइनस E1 इंड्यूस द एटम टू डिके, यानी कि ये जो फोटोन होते हैं वो एटम को डिके करवाते हैं बाय इमिटिंग अ फोटोन। एक फोटोन रिलीज होता है दैट ट्रेवल इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट फोटोन, कि उसी डायरेक्शन में मूव करता है, यानी ये वाले जो इमिटिंग फोटोन होते हैं वो इसी डायरेक्शन में मूव करते हैं जिस डायरेक्शन में इनको एटम के ऊपर इंट्रोड्यूस करवाया गया था, या ये जो इंसिडेंट फोटोन होते हैं उसकी डायरेक्शन में। फॉर ईच इंसिडेंट फोटोन होता है जो कि हिट करता है या टकराता है एटम के साथ। तो वी विल हैव टू फोटॉन्स गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, दोनों फोटोन एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। दस वी हैव अकम्प्लिश टू थिंग्स, इस तरह दो चीज़ें अकम्प्लिश हो जाती हैं या बन जाती हैं। एन एम्पलीफाइड एज वेल एज यूनी डायरेक्शनल कोहेरेंट बीम, तो जो बीम बनता है वो एक ही डायरेक्शन वाला होता है और एम्पलीफाइड होता है। एम्पलीफाई का मतलब होता है इंक्रीज। सच ए बीम इज कॉल्ड लेजर, इस बीम को लेजर कहते हैं। तो यहाँ पे A, B और C की मदद से एब्जॉर्प्शन, एमिशन और इमिशन दिखाई गई है, जैसे कि हमने अपने टेक्स्ट में डिस्कस किया था। तो इस फिगर को ड्रॉ करने के बाद ये वाला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। तो आज हमने फेडरल बोर्ड क्लास 10th जनरल साइंस 2019 का पास्ट पेपर सॉल्व किया और आज की वीडियो में हमने इसका सेक्शन C सॉल्व किया।